सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन मौजू पर इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जो इस महीने की एक अहम तरीन मौजू रहा, और वो है अडानी और पीएम मोदी की रिश्तेदारियाँ कहें या जो भी है, बीबीसी और हिंडनबर्ग की जानिब से जो तूफ़ान मचा, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी, उस पर खुसूसी गुफ्तगू करना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ हो रहा है। अरुंधति राय ने इस सिलसिले में खुसूसी तहरीर लिखी और हिंदुस्तानी लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। सोचा कि उसके हवाले से कुछ तफसीलात मैं भी आप लोगों के सामने रखूं। उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान बैरूनी ताकतों के हमलों की जद में है, बिलखुसूस बरतानिया और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के हमलों की। या फिर हमारी हुकूमत चाहती है कि हम इस तरह सोचें। क्यों? क्योंकि पुरानी इस्तेमारी हिकमत अमली और नव साम्राज्य कुव्वतें हमारी दौलत और खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हमें बताया जा रहा है कि इस हमले का निशाना हमारे यंग नेशन की सियासी और इक्तिसादी बुनियादें हैं। छुपकर वार करने वाले खुफिया एजेंट हैं बीबीसी और हिंडनबर्ग रिसर्च नामी एक छोटी सी अमरीकी कंपनी। बीबीसी ने जनवरी में 2 हिस्सों में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नशर की जिसका नाम है इंडिया द मूडी क्वेश्चन, और हिंडनबर्ग रिसर्च 38 साल नाथन एंडरसन की कंपनी है जिसकी महारत ऐसी सरगर्मियों में है जो एक्टिविस्ट शॉर्ट शीलिंग के नाम से मारूफ है। बीबीसी हिंडनबर्ग मामले को हिंदुस्तानी मीडिया इस तरह पेश कर रहा है कि हिंदुस्तान के ट्विन टावर्स पर किसी हमले से कम नहीं है। ये ट्विन टावर्स हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सनअतकार गौतम अडानी, जो अभी हाल तक दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स थे। इन दोनों पर लगाए गए इल्जामात हल्के नहीं हैं। बीबीसी इशारा करती है कि मोदी ने नस्लकुशी के लिए उकसाया। वहीं 24 जनवरी को शाये होने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी पर कॉरपोरेट की तारीख में सबसे बड़ी जालसाजी करने का इल्जाम लगाया, जबकि इस इल्जाम को अडानी ग्रुप ने सख्ती से तरदीद कर दी है। मोदी और अडानी की शनासाई दहाइयों पुरानी है। नाज़रीन गिरामी, 2002 के मुसलमानों के कत्लेआम के बाद इन दोनों के लिए हालात बेहतर होने लगे थे। गुजरात में यह कत्लेआम उस वक्त हुआ जब मुसलमानों को ट्रेन की एक बोगी में आग लगाने का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें 59 हिंदू तीर्थ यात्री जिंदा जलकर लुक़्मे अजल बन गए। उस कत्लेआम से चंद माह कबल ही मोदी रियासत के वजीर आला बनाए गए थे। गुजरात के कस्बों और देहातों में मुश्तइल हिंदू हुजूम के जरिए बदले में मुसलमानों के खुलेआम कत्ल और रेप के वाकयात पर हिंदुस्तान दहशत से लरज उठा था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के पुराने फैशन के चंद अरकान ने मोदी के तई खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार किया था। उस मौके पर गौतम अडानी नमूदार होते हैं। गुजराती सनअतकारों के एक छोटे से ग्रुप के साथ उन्होंने रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात के नाम से कारोबारियों का एक नया फोरम तश्कील दिया। उन्होंने अपने नाकिदीन को मुस्तरद करते हुए मोदी की हिमायत की, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट के रूप में ठीक ठीक कहें तो हिंदू वोट बैंक को पोलराइज करने वाले एक रहनुमा की हैसियत से अपने नए सियासी कैरियर का आगाज किया था। अरुंधति राय लिखती हैं, एक साल 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के नाम से सरमायाकारों की एक समिट का एहतमाम किया। इस तरह इस शय का जन्म हुआ जिसे विकास के गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है। कॉरपोरेट की दुनिया की बड़ी मदद से मजबूत होता पुरतशद्दुद हिंदू राष्ट्रवाद गुजरात के वजीर आला के तौर पर 3 टर्म के बाद मोदी 2014 में हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। दिल्ली में हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए वो एक प्राइवेट जेट में सवार होकर आए, जिस पर अडानी का नाम बड़े और जली हरूफ में लिखा हुआ था। मोदी के दौरे इख्तिदार के 9 सालों में अडानी की दौलत 8 अरब डॉलर से बढ़कर 137 अरब डॉलर हो गई। सिर्फ 2022 में उन्होंने 72 अरब डॉलर बनाए, जो दुनिया में उनके ठीक नीचे 9 अरबपतियों की मुश्तरका दौलत से भी ज्यादा है। अब अडानी ग्रुप का 1 दर्जन तिजारती बंदरगाहों पर कंट्रोल है, जिसके जरिए हिंदुस्तान में सामान की मजमूई
नकलो हरकत का 30% काम होता है। उनके हाथ में 7 हवाई अड्डे हैं जहां से हिंदुस्तान की कुल 23% हवाई मुसाफिर आते जाते हैं। हिंदुस्तान के कुल अनाज का 30% हिस्सा अडानी की जेर कंट्रोल गोदामों यानी वेयर हाउस में जमा है। वो हिंदुस्तान में निजी शोबे में बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े बिजली घरों के मालिक हैं या उन्हें चलाते हैं। विकास का गुजरात मॉडल इसी तरह लागू हुआ है और कहीं बड़े पैमाने पर लागू हो चुका है। लोग अब मजाक में कहते हैं कि पहले मोदी अडानी के हवाई जहाज में जाते थे, अब अडानी मोदी के हवाई जहाज में जाते हैं और अब दोनों तैयारों के इंजन में खराबी पैदा हो गई है। खुद को हिंदुस्तानी परचम में लपेट लेने से क्या वो इस बहरान से निकल सकते हैं? बीबीसी की फिल्म द मोदी क्वेश्चन का पहला हिस्सा, जिसके एक इंटरव्यू में चंद लम्हे के लिए मैं नजर आती हूं, अरुण राय लिखते हैं 2002 के गुजरात कत्लेआम के बारे में है, सिर्फ कत्ल के बारे में नहीं बल्कि कुछ मुतासरीन के 20 साल तवील उस सफर के बारे में भी है जिसे उन्होंने हिंदुस्तान के कानूनी निजाम की भूल भलिया में अपने यकीन को सीने से लगाए इंसाफ और सियासी जवाबदेही की उम्मीद में तय किया है। उस फिल्म में आईनी शाहिदीन के बयानात शामिल हैं जिनमें सबसे दिल दहला देने वाली गवाही इम्तियाज पठान की है, जिन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में अपने खानदान के 10 अफराद को खो दिया था और गुलबर्ग सोसाइटी में होने वाला कत्लेआम उन दिनों गुजरात में होने वाले बहुत से खौफनाक कत्लेआम में से एक था। पठान बताते हैं कि किस तरह वो सब कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी के घर में पनाह लिए हुए थे और बाहर भीड़ जमा हो रही थी, और बताते हैं कि उम्मीद का दामन छोड़ते हुए जाफरी ने आखिरी बार नरेंद्र मोदी को मदद के लिए फोन किया था और जब उन्हें इसका एहसास हुआ कि कोई मदद नहीं आएगी तो अपने घर से बाहर आए और खुद को हुजूम के हवाले कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वो हुजूम को उसके लिए राजी कर लेंगे कि बचने के लिए उनकी पनाह में आए लोगों को बख्श दिया जाए। जाफरी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और लाश को इस तरह जला दिया गया कि उनकी कोई पहचान बाकी न रही। उसके बाद कत्ल गारिद का सिलसिला घंटों तक जारी रहा। जब मामले की अदालती सुनवाई शुरू हुई तो गुजरात हुकूमत ने इस बात से इनकार किया कि कोई फोन आया था, जबकि इस बात का जिक्र सिर्फ इम्तियाज पठान ने ही नहीं बल्कि कई दूसरे गवाहों ने भी अपने बयानात में किया था। हुकूमत के इनकार को सच मान लिया गया। बीबीसी की फिल्म भी साफ साफ इसका जिक्र करती है। हुकूमत हिंद फिल्म को चाहे जितना बदनाम करे, लेकिन असल में नस्लकुशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नुक्ते नजर को पेश करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। काबिल जिक्र बात यह है कि 24 जून 2022 को इस अदालत ने एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें जकिया ने इल्जाम लगाया था कि उनके शौहर के कत्ल के पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उनकी अर्जी प्रोसेस का गलत इस्तेमाल थी और तजवीज पेश की कि इस मामले की कानूनी लड़ाई जारी रखने वालों पर मुकदमा चलाया जाए। मोदी के हामियों ने इस फैसले को मोदी की बेगुनाही पर मोहर की तरह लेते हुए जश्न मनाया। फिल्म में वजीर दाखिला अमित शाह का इंटरव्यू भी दिखाया गया, जो गुजरात से आने वाले मोदी के एक और दोस्त हैं। शाह मोदी का मुआवजना भगवान शिव से करते हैं, जिन्होंने 19 साल तक जहर पीने के बाद गले में उतार लिया। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद वजीर ने कहा, सच सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जिस हिस्से पर हुकूमत ने सबसे ज्यादा नाराजगी का इजहार किया, उसमें अप्रैल 2002 में बरतानवी दफ्तर खारिजा की तैयार करदा एक अंदरूनी रिपोर्ट को उजागर किया गया है, जिससे आवाम अब तक नावाकिफ थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का अंदाजा था कि कम से कम 2000 अफराद को कत्ल किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कत्लेआम की मनसूबाबंदी पहले से ही की गई थी और उसमें नस्लकुशी की तमाम खास निशानियां नजर आती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बावसूख जराए ने उन्हें बताया था कि पुलिस को खामोश खड़े रहने के अहकामात दिए गए थे। रिपोर्ट बिल्कुल बराह रास्त मोदी की जानिब उंगली उठाती है। यह मंजर लर्जातारी कर देने वाला होता है, जिसमें एक साबिक बरतानी सिफारतकार जो फैक्ट फाइंडिंग के मिशन में तफ्तीशकार थे, अब भी इस कदर मोहतात हैं कि उन्होंने गुमनाम रहने का फैसला किया और कैमरे में सिर्फ उनकी पुश्त नजर आती है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा कम देखा गया, लेकिन ये कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने दौर में मोदी के जरिए खतरनाक फूट के और गहरी दरारों को बढ़ाए जाने के बारे में है। ज्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए हमारा रोजमर्रा का तजुर्बा है तलवारों के साथ हुजूम, मुसलमानों की नस्लकुशी और मुस्लिम खवातीन के साथ गैंगरेप की अपील करते भगवाधारी धर्मात्मा वो बेखौफ हौसला जिसके साथ हिंदू खुलेआम सड़कों पर मुसलमानों को पीट पीट कर मार सकते हैं। ऐसी करतूत करते हुए वो न सिर्फ अपना वीडियो बनाते हैं
हैं, बल्कि मोदी काबीना के सीनियर वज़रा फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। दी मोदी क्वेश्चन सिर्फ बरतानवी नाज़रीन के लिए नशर किया गया और सिर्फ बरतानिया तक महदूद था, लेकिन नाज़रीन ने उसे यूट्यूब पर अपलोड किया और उसके लिंक ट्विटर पर पोस्ट किए। इंटरनेट सरगर्म हुआ। हिंदुस्तान में तलबा को वार्निंग दी गई कि उसे न डाउनलोड करे और न देखे। जब उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़े पैमाने पर उसको देखने का ऐलान किया तो उनकी बिजली काट दी गई। दूसरे कैंपस में उन्हें फिल्म देखने से रोकने के लिए पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गई। हुकूमत ने यूट्यूब और ट्विटर को तमाम लिंक्स और अपलोड्स को हटाने की हिदायत दी। इजहार राय की आजादी के पैरोकार ये कंपनियां फौरन से पेशतर राजी हो गई। मेरे कुछ मुसलमान दोस्त उलझन में थे, वो क्यों इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। गुजरात के कत्लेआम ने तो हमेशा उनकी मदद की है और फिर ये इंतखाबी साल भी है और तभी दूसरे टावर पर भी हमला हो गया। जी हां, तकरीबन 400 सफात पर मुश्तमिल हिंडनबर्ग रिपोर्ट उसी दिन शाये हुई जिस दिन बीबीसी की फिल्म का दूसरा हिस्सा नश्र हुआ था। रिपोर्ट उन सवालों पर तो गौर करती है जो हिंदुस्तानी सहाफी पहले से ही उठाते रहे हैं, बल्कि उनसे आगे भी जाते हैं। उसमें इल्जाम लगाया गया है कि अडानी ग्रुप बड़े पैमाने पर शेयरों की धांधली और अकाउंटिंग की फ्रॉड में मुलव्वस रहा, जिसने ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अपनी कंपनियों की कीमत को फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जो लिस्टेड थे। इसकी वजह से उनके चेयरमैन की कुल असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की लिस्टेड कंपनियों में से 7 को उनकी असल कीमत से 85% ज्यादा कीमत पर दिखाया गया। खबरों के मुताबिक कीमतों की बुनियाद पर कंपनियों ने बैनुल-अक़वामी बाजारों से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंकों और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अरबों डॉलर के कर्ज लिए, जहां लाखों आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा कराते हैं। अडानी ग्रुप ने 413 सफात में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया। उसने दावा किया कि हिंदुस्तानी अदालतों ने ग्रुप को किसी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं पाया। कहा कि हिंडनबर्ग के इल्जामात बदनीयत पर मबनी और बेबुनियाद थे और हिंदुस्तान पर हमले के मुतरादिफ थे। ये सरमायाकारों को कायल करने के लिए काफी नहीं था। हिंडनबर्ग के तज्जिए की इशाअत के बाद मार्केट में फैली भगदड़ में अडानी ग्रुप को 110 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने मार्जिन लोन के लिए कोलेटरल के तौर पर अडानी के बॉन्ड्स को कबूल करना बंद कर दिया। फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप के साथ माहौलियात से मुताबिकत रखने वाले हाइड्रोजन मंसूबे के मुआहदे पर फैसला मुअक्कर कर दिया, जिस पर दस्तखत होने बाकी थे। खबर है कि बांग्लादेश की हुकूमत भी बिजली से मुतालिक मुआहदे को तब्दील करना चाहती है। हकीकत नाज़रीन गिरामी, महबूबा मित्रा ने भी जो सवालात उठाए उनमें से कुछ ये थे, वजारत दाखिला ने ये ग्रुप को बंदरगाह हवाई अड्डों को चलाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दे दी, जबकि अपने एक शेयर होल्डर की शनाख्त जाहिर करने से इंकार करती रही। ग्रुप ने मॉरिशस वाक़े 6 फंड से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए, तकरीबन 5 अरब डॉलर जमा कर लिए, जबकि इन सभी के एड्रेस और कंपनी सेक्रेटरी एक ही थे। किस बुनियाद पर पब्लिक सेक्टर के स्टेट बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रुप में अपने सरमायाकारी जारी रखी। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का तस्करा किया। वजीर आजम की इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश के दौरों का जिक्र किया। पूछा उनसे कितने ममालिक हैं जहां आपने दौरा किया और अडानी जी को ठेके मिले। नाज़रीन गिरामी, लंबा मजमून है, लेकिन उन्होंने यहां पर यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारतीयों को धोखा दिया गया और किस तरह से जो है जब सच और हकीकत सामने आई तो उसको जो है मुल्क के साथ मिला करके, कौम परस्ती के साथ मिला करके 120 या 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। कई दिनों के बाद 14 फरवरी को वजीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में अडानी के मामले पर कहा कि बीजेपी के लिए डरने या छुपाने के लिए कोई बात नहीं। एक बार फिर उन्होंने ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के काम पर कान बंद कर लिए और अपोजिशन जमातों को अदालत जाने का मशवरा दिया। वो अभी बोल ही रहे थे कि पुलिस ने मुंबई और दिल्ली के दफातर का घेराव शुरू कर दिया और टैक्स हुकाम ने छापे मारने शुरू कर दिए। नहीं, अडानी के दफातर पर नहीं, बल्कि बीबीसी के दफातर पर। उस तक 15 फरवरी को खबरों का सारा माहौल बदल चुका था और 9 साम्राज्य हमले के बारे में रिपोर्टिंग भी। पुरतपाक और नतीजा खेज मुलाकातों के बाद वजीर आजम मोदी, सदर जो बाइडन और सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान 470 बोइंग और एयरबस हवाई जहाज खरीदेगा। बाइडन ने कहा कि इस माहदे से 10 लाख से ज्यादा अमरीकी नौकरियां पैदा होंगी। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। एयरबस में इंजन रोल्स रॉयल्स का होगा। बरतानिया के उभरते हुए हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आसमानी हद है। वजीर आजम ऋषि सिंह ने कहा, इस तरह खुलता है
इस तरह खिलता है कमल खून और दौलत की दलदल में, और यकीनन सच सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है खबरों को छुपाने के लिए सारी चीज़ें फैसले होते हैं, बेहतर अंदाज में क्या कुछ हुआ, इसको जो है अनुदित राय जो कि सीनियर रिपोर्टर भी है और बेहतरीन लिखने वाली भी हैं, सच बोलने वाली एक सहाफ़िया है, उन्होंने बयान करने की कोशिश की। उसको समझे मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।